Good morning, students. Today we are going to study the second lesson of the prose, and that is Swayamvar. Now again, this story, जैसे आपने कल पढ़ा था, is about feminism and यही कि पुरुष प्रधान में के या अब ये जो सेकंड स्टोरी है इसके अंदर इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ अ गर्ल, कि कैसे एक लड़की को स्वतंत्रता मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड लेसन एंड दैट इज़ स्वयंवर. स्वयंवर इज़ स्वयंवर एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंदर औरतों को ये आज़ादी थी कि वे अपने पति को खुद चुन सके, और ये ऐसा माना जाता है कि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर्स ऑफ वुमन इन एंशिएंट टाइम ऑब्वियसली. सो लेट्स स्टार्ट विथ द लेसन. स्वयंवर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस. एक समय की बात है कि एक राजकुमारी थी हु वाज गुड एट विस्लिंग. विस्लिंग मीन्स सीटी बजाना, जो सीटी बजाने में बड़ी ही निपुण थी. डोंट विसल, सीटी मत बजाओ. सेड हर मदर, उसकी माताजी ने कहा कि तुम सीटी मत बजाओ. डोंट विसल सेड हर फादर, उसके पिता भी यही कहते थे कि डोंट विसल. से इन आवर फैमिली, इन आवर कल्चर, इन आवर इंडियन सिविलाइजेशन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड कि लड़के को सीटी बजाए. सेड हर फादर, बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट. लेकिन वो जो बच्ची तो थी वो इस काम में बहुत ही माहिर थी. एंड इट वेंट ऑन विस्लिंग, और वो विसल जो है वो सीटी बजाती गई. ईयर्स वेंट ऑन, वर्षों वर्ष निकलते गए. एंड शी बिकम अ वुमन, और वो एक महिला या औरत बन गई, एक लड़की की उसकी जिसकी अब शादी होने वाली थी. बाय दिस टाइम शी विशल ब्यूटीफुली, और अब तक तो उसने इतनी महारत हासिल कर ली थी दैट द आर्ट ऑफ विस्लिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल. हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, अब उसके माता पिता जो थे बहुत ही दुखी थे. ग्रीव्ड का मतलब दुखी होकर के कहते थे. व्हाट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमन, कि कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा लड़का होगा जो इस लड़की से शादी करेगा. सेड हर मदर डॉलफुली, और उसकी माँ बड़े दुखी मन से ये बात कहती थी. वेल सेड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. अब जो भी है इसी से काम चलाना होगा और इसी में से कुछ अच्छा करना होगा. तो उस पिताजी ने क्या कहा, आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, में अपने राज्य का आधा भाग उसको दूंगा. एंड द प्रिंसेस इन मैरिज, और ये राजकुमारी भी दे दूंगा. टू एनी मैन, कोई ऐसा व्यक्ति हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, जो उसको सीटी बजाने में परास्त कर देगा, हरा देगा. द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम. प्रोक्लेम का मतलब घोषणा की, पिछले लेसन में भी आया था. टाइगर किंग में भी एक प्रोक्लेमिनेशन हुआ था. प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा. तो राजा की जो ऑफर जो थी इसको प्रोक्लेम किया गया. एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड विथ शूटर्स. शूटर्स का मतलब विवाह के इच्छुक योग्य लड़के. राइट द मीनिंग. The person who was interested in marrying the princess, the king's offer was duly proclaimed and soon the palace was jammed with suitors whistling. और पूरा पैलेस जो था वो खचाखच भर गया उन लड़कों से जो विवाह के इच्छुक थे और सारे सीटी बजाने वाले थे. ऑब्वियसली इट वॉज वेरी नॉइजी, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था. मोस्ट वेर टेरिबल, अधिकांश तो बड़े ही खतरनाक थे, या इसको बोलते हैं कि इस तरीके से थे कि जो कुछ अच्छे नहीं थे, खराब ही थे. एंड फ्यू वेर गुड, कुछ अच्छे थे. बट प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन सबसे इनमें से सबसे अच्छी थी राजकुमारी. एंड बीट देम इजीली, और उन सभी को आसानी से परास्त कर सकती थी. द किंग वॉज डिस्प्लेस्ड, अब राजा जो था वो नाराज़ था, इस बात से दुखी था. बट प्रिंसेस सेड नेवर माइंड फादर, आप चिंता मत करो. यानी कंपटीशन हो गया था और उसने लगभग सभी से अच्छी सीटी बजाई थी. तो उसने कहा पापा आप चिंता, पिताजी चिंता न करें. नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट, मुझे अब एक टेस्ट करने दो. परहैप्स सम गुड विल कम आउट, उसका कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा. देन शी टर्न टू द सूटर्स, और फिर उसने उन सभी उम्मीदवारों की तरफ मुड़ी और बोला, डू यू एक्नोलेज. एक्नोलेज का मतलब होता है टू एडमिट, स्वीकार करना. डू यू एक्नोलेज दैट यू वेर बिटन फेयरली, कि तुमको बिल्कुल उचित तरीके से हराया गया. नो दे ऑल रोड, सारे एक स्वर में बोले, नहीं हमको उचित तरीके से नहीं हराया गया है. ऑल, सभी लोगों ने यही बात बोली, एक्सेप्ट वन, उनमें से एक को छोड़ के. सब ने क्या कहा, तो सब ने ऑल ऑफ द शूटर्स गिव द सेम एक्सक्यूज दैट
वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या तो कोई ये जादू था या कोई ऐसा मैजिक ट्रिक था. बट वन साइड यस यस, लेकिन उनमें से एक ने कहा हाँ. ही सेड आई वॉज बिटन फेयरली, मुझे बड़े ही उचित लगा कि मैं सही हारा हूँ. द प्रिंसेस स्माइल एंड टर्निंग टू हर फादर, राजकुमारी हंसी और अपने पिता की तरफ मुड़ती हुई कही. शी पॉइंटेड टू दिस मैन, उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया. इफ़ ही विल हैव मी, अगर ये चाहे तो मुझसे शादी कर सकता है. शी सेड आई विल मैरी हिम, मैं उससे विवाह करूँगी. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक प्रकार की जो मुद्दा जो था, जो इसके पीछे बेसिक जो आइडिया था अबाउट द स्टोरीज में देख पा रहे हो. द गिटार प्लेयर इन द स्वयंवर आर टेकन फ्रॉम द बुक फेमिनिस्ट फेबल्स, की जो महिला प्रधान, जो पुरुष प्रधान जो समाज है. इन दिस स्टोरी शी फोकसेस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमन इन पैट्रिकल सोसाइटी, के पुरुष प्रधान समाज में औरतों की कंडीशन क्या है. शी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, की लिंग जो भेद है ना, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाती है. स्ट्रेसेस और उन तनाव के बारे में बताती है. द फैक्ट दैट वुमन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, की प्रत्येक औरत की अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए. एंड दिस वॉज द बेसिकली मैसेज दैट शी वॉन्टेड टू गिव. फिर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे द स्टोरी स्वयंवर इज़ अबाउट वुमेंस फ्रीडम, की उन महिलाओं की आज़ादी के बारे में. एंड फोकस इज ऑन द फैक्ट, और उस बात पर केंद्रित करती है सेट रोल्स आर असाइन्ड टू वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, की कैसे भारतीय समाज में औरतों को क्या रोल दिया जाता है. इफ़ शी वांट्स अ लिटिल मोर फ्रीडम, उनको हालांकि थोड़ी सी और स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है. द पेरेंट्स एंड मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी आर अनहैप्पी, और ज़्यादा स्वतंत्रता मिलते ही परिवार, माता पिता या समाज के लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं. इसका रीज़न ये है कि मैन थिंक देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू द मैन, क्योंकि पुरुष ये समझते हैं कि हम औरतों से हमारी स्थिति बेहतर है. एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, और उनकी हार जो है वो उनको स्वीकार नहीं होती है. हाउएवर अ मैन लाइक्स टू चूज अ कंपेनियन हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वलिटी, वैल्यूज़ द टैलेंट्स एंड एक्सेप्ट्स हिज ओन शॉर्टकमिंग्स. तो उनकी जो प्रतिभा है और उनका जो क्या कह सकते कला है, उसकी प्रशंसा करते हुए उनको अपनाना होगा. तो इस तरीके से दिस वाज द लेसन. You can see the meanings that are written, and again some MCQs that are written. Choose the correct alternative if we have. How many passers-by respond to the girl's question of the next day? So what is the correct answer? 2, 3, 5, 10. The answer is 2. At the end of the story, which tune did girl choose to suit the occasion? कौन सी धुन उसने बजाई उस अवसर को मिलाने के लिए? तो you can say it was happy, sad, melodious or sharp. It was sad. The little princess was good at. What was she good at? She was good in whistling, right? Third option. What was the king's offer? राजा का ऑफर क्या था? Half of the kingdom and princess. The princess a whistle. The correct answer is the half of the kingdom and the princess. Now question answers are given for both the two different lessons. There are 5 questions for the guitar player and 6 for Swayamvar. Try to attempt them. The answers are not more than 1 or 2 lines. Attempting the question, and then again there are some true false as well. First one, if we see, the girl stopped playing music after she heard the reply of the first passerby. It was a false, because she continued to play the music. So you can try this question answers at home, and again when we will meet, then we will discuss about your quiz and problem. Till then, goodbye. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट क्लास में हमने चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा गॉस थ्योरम, यानी गाउस का नियम. हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? गाउस का नियम, या हम इंग्लिश में उसको कहते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ. ठीक है, तो आप इसको गाउस भी पढ़ सकते हो, और पढ़ने को वैसे जो इंग्लिश के हिसाब से अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको गॉस थ्योरम पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? गॉस थ्योरम हम पढ़ते हैं. तो
हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फ्लक्स के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भी जितनी भी फील्ड लाइंस सरफेस के साथ नॉर्मली लिंक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी उसकी फ्लक्स के बारे में। इसके बाद हमने देखा था एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर के बारे में आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 11वीं क्लास में पढ़ते हो आप, ठीक है। पर अगर नहीं आता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। और मैंने बताया भी था कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के कैसा होता है, नॉर्मल होता है। जैसे कि कुछ देख लो, अगर एरिया वेक्टर के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि कब कैसे एरिया वेक्टर लेना है तो आप देख लो, उसके लिए थोड़ा बहुत एरिया वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। और हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी एरिया गिवन है, उसकी अगर कोई सरफेस गिवन है हमको, उस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा। तो अभी लास्ट क्लास में मैंने आपने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं सरफेस से हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो जैसे कि एरिया वेक्टर है तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते होंगे। जैसे ये x है, ये y है और ये क्या है, z, ठीक है। z, ये अगर हम प्लस लेते हैं z तो ये z कैसा होगा, माइनस होगा। ये x अगर हम प्लस लेते हैं तो ये y, सॉरी ये y जो होगा वो कैसा होगा, माइनस y होगा। ये x प्लस लिया हमने तो ये जो होगा x वो कैसा होगा, माइनस होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हो। तो जैसे कि आपको कोई एक दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। साइड कितनी इसकी, ए साइड है, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए, ठीक है। अब इस स्क्वायर का हमने नाम रख दिया ए बी सी और डी। अब अगर इसका एरिया निकालने को बोला जाए, अब इसका एरिया निकालने को बोला जाए तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर, साइड मल्टी साइड क्या होता है, ए स्क्वायर। पर अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए ये लिखना गलत है कि साइड इंटू साइड आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं एरिया के लिए ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, क्योंकि हमने क्या किया, साइड मल्टी साइड की, चाहे ये साइड लो या ये साइड लो, कोई भी लो, साइड मल्टी साइड। तो आप क्या करते हो, साइड मल्टी साइड क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो ए बी क्रॉस बी सी। अब ए बी और बी सी अगर दो चीज़ों का क्रॉस हम करवाते हैं तो क्या होता है, एरिया हमको मिलेगा। और अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों कौन से क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो ये जो थर्ड क्वांटिटी जो गिवन होगी, जो हमको फाइंड आउट, हम जो फाइंड आउट करेंगे वो कैसी होगी, वेक्टर होगी। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। यानी अगर आपने देखा है कि ये कौन सा x है, ठीक है, और ये कौन से y है, ठीक है, तो जो एरिया होगा वो कैसा होगा, z डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं कि जैसे ये x है, ठीक है, हमने सपोज ऐसे लिया, ये x है, ये y है और ये क्या है, z है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो हमने देखा x क्रॉस y इज इक्वल टू z। या हम कह सकते हैं कि x के लिए हम डायरेक्शन के लिए क्या यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, i कैप, ठीक है। y के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो y के लिए j कैप यूज करते हैं। और z के लिए हम क्या करते हैं, तो z के लिए हम करते हैं k कैप, ठीक है। तो i कैप j कैप इज इक्वल टू k कैप, आई कैप जे कैप इज इक्वल टू के कैप। तो ये जो एरिया आपको गिवन है, ये जो स्क्वायर आपको गिवन है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, तो x और y के परपेंडिकुलर होगा। यानी ये एरिया वेक्टर ये जो आपको एरिया दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा या तो परपेंडिकुलर कैसा होगा, बाहर होगा, या परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। अगर बाहर की तरफ है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, अब ये कितना a है और ये भी कितना a है, तो जो एरिया आया हमारा वो कितना आ गया,
ए स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन के लिए के कैप, क्योंकि एक्स और वाई दो गिवन है हमको, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, इसका ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी हो सकता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो अगर बाहर की तरफ है तो हम क्या लिखेंगे, तो के कैप लिखेंगे, और अगर अंदर की तरफ है तो हम क्या लिखेंगे, तो अंदर की तरफ अगर है तो हम लिखेंगे माइनस के कैप। क्या लिखेंगे, माइनस के कैप। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। कैसा होता है, सरफेस से नॉर्मल यानी बाहर की तरफ, और या फिर हम कह सकते हैं अंदर की तरफ। तो ये जो सरफेस आपको गिवन है, ये जो स्क्वायर आपको गिवन है, वो कौन सी सरफेस है, तो वो 2D सरफेस है। कौन सी सरफेस है, 2D सरफेस है। और 2D सरफेस को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। क्या बोलते हैं हम, ओपन सरफेस, या हम कह सकते हैं खुला पृष्ठ। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, खुला पृष्ठ बोलेंगे। तो ये जो 2D, ये जो सरफेस है वो कौन सी है, 2D सरफेस है। और 2D सरफेस को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। और ओपन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन करेक्ट होती है। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, दोनों डायरेक्शन कैसे होती है, करेक्ट होती है। दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये कैसा है, प्लस है, और ये कैसा है, माइनस है। यानी ये अगर सरफेस हम लेते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हम बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, और अंदर वाला भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर कौन सा होगा, अंदर वाला। तो बाहर वाला होगा तो हम क्या बोलेंगे, के पॉजिटिव होगा, और अंदर वाला होगा तो के माइनस क्या होगा, के होगा। यानी ये जो 2D सरफेस है जिनको हम ओपन सरफेस बोलते हैं, जिनका एरिया वेक्टर होता है, उनकी कैसी होती है, बोथ द डायरेक्शन आर करेक्ट। बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो अंदर की तरफ वाली डायरेक्शन भी कैसी है, सही है, और बाहर की वाली डायरेक्शन भी कैसी है, सही है। अब जैसे कि मैंने आपको एक एरिया दे दिया, ये z, ये x, ये y और ये z। अब इसको हम अपनी हिसाब से चूज कर सकते हैं कि अगर मैं इसको z मान सकता हूँ, इसको y मान सकता हूँ, इसको x मान सकता हूँ, ये हम अपने हमारे हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आपको ये एक सर्कल दिया है, ये एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करो। तो इसका एरिया, सर्कल है तो सर्कल का जो ये एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। अब इस जो सर्कल आपको गिवन है, ये जो सरफेस गिवन आपको, कौन सी सरफेस है, 2D सरफेस है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये जो आपको दिया है x और z में दे रखा है, ये जो सर्कल आपको दे रखा है वो किस में दे रखा है, x और z में दे रखा है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, तो सरफेस से नॉर्मल, यानी ये ऐसे ऊपर की तरफ, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, या फिर हम इसका एरिया वेक्टर हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। अगर ये वाला लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस होगा, और अगर ये वाला लेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस होगा। तो हम लिख सकते हैं ये एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम कौन सी लिखेंगे, अगर पॉजिटिव वाली लिखेंगे तो वाई कैप, और वाई कैप के लिए वाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने ऊपर वाला लिया। अगर हम नीचे वाला लेते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है, सॉरी ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी लेंगे, अगर हम नीचे वाली लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे कैप, और ये जे कैप कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि हमने कौन सा लिए, नीचे वाले। तो 2D सरफेस है, या जिसको हम ओपन सरफेस कहेंगे, तो उनकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। यानी हम ऊपर वाले भी ले सकते हैं, हम नीचे वाली भी डायरेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह अगर आपको कोई दूसरी सरफेस दे दे तो उसका एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, कि जैसे कि ये आपको सरफेस दे दी, ये वाले, इसका अगर आपको एरिया निकालना है, ये आपको L दे रखा है या B दे रखा है, तो आप क्या करोगे, L इंटू बी। ठीक है, आपने इसका एरिया निकालने के लिए क्या कर दिया, L इंटू बी कर दिया। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, सरफेस से नॉर्मल, यानी ये वाला होगा।
ठीक है, या फिर हम इसके नीचे वाला भी ले सकते हैं जो कि कैसा होगा, नेगेटिव। ऊपर वाला कैसा होगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमने किसके बारे में देखा, एरिया वेक्टर के लिए। तो अगर 2D सरफेस है तो दोनों डायरेक्शन कैसी है, करेक्ट है, प्लस भी है और माइनस भी। अगर सरफेस कैसी है, 3D सरफेस है, कैसी सरफेस है, 3D सरफेस है, कि जैसे कुछ इस टाइप से, ये 3D सरफेस है। सपोज ये 3D सरफेस है, तो इस 3D सरफेस के लिए जैसे कि ये क्यूब ये ले लिया मैंने, ये 3D सरफेस है, ठीक है। अब ये जो 3D सरफेस है, इस 3D सरफेस को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, 3D सरफेस, या हम इनको बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, या हिंदी में हम कह सकते हैं बंद पृष्ठ। क्या बंद बोल सकते हैं, बंद पृष्ठ। उसको हम क्या बोलेंगे, 2D सरफेस या खुला पृष्ठ, ठीक है। तो ये कैसी सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा हमको कैसा लगता है, नॉर्मली आउटवर्ड लेना है, हमेशा कैसा लेना है, नॉर्मली आउटवर्ड लेना है। जैसे कि ये वाली सरफेस है, ठीक है। अब इस वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा और हमेशा कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अगर ये सरफेस कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है। अब ये सरफेस क्लोज्ड है या नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, एक बल्ब लगा देंगे। लाइट अगर बाहर आ रही है इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस नहीं है। अगर लाइट बाहर नहीं आ रही है, पूरा पैक है, पूरा क्लोज है, तो ये कौन सी सरफेस है, क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं 3D सरफेस, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इस वाली सरफेस का ये जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, तो सरफेस के नॉर्मल, और नॉर्मल भी कैसा, बाहर की तरफ, यानी आउटवर्ड, ठीक है। यानी ये इसका एरिया वेक्टर होगा। इस वाली सरफेस, अगर ये वाली सरफेस अगर हम लेते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कैसा होगा, सरफेस से नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, और कैसा होगा, आउटवर्ड, यानी ये वाला, ठीक है। अगर ये वाली सरफेस हम लेते हैं तो इसका कैसा हो जाएगा, सरफेस से बाहर यानी आउटवर्ड, नॉर्मली ये, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और पीछे वाली सरफेस का ये हो गया। तो इसके अंदर बोथ डायरेक्शन नहीं होती, प्लस माइनस दो डायरेक्शन नहीं होती, इसके अंदर हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, और वो कौन सी होती है, प्लस, यानी नॉर्मली बाहर की तरफ, यानी नॉर्मली आउटवर्ड, या परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं बाहर की तरफ, ये इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, यानी अंदर वाली, यानी ये जो सरफेस है जिसका ये अंदर वाला पोर्शन है, ये वाली डायरेक्शन हमको नहीं लेनी है। हमको कौन सी लेनी है, सिर्फ वो ये बाहर वाली नॉर्मली लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस वाली सरफेस का वो कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल, इसका कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल, और कैसा, आउटवर्ड। इस वाली सरफेस का कैसा होगा, सरफेस से नॉर्मल, आउटवर्ड। ये वाली जो सरफेस है इसका कैसा होगा, नॉर्मल, आउटवर्ड। अंदर वाली सरफेस है उसके उधर होगा, ये बाहर वाली सरफेस इसकी बाहर की तरफ होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका एरिया वेक्टर। तो आई होप एरिया वेक्टर को आप अच्छे से समझ गए होंगे, एरिया वेक्टर आपको कैसे लेना है। तो अगर 2D सरफेस है आपके पास तो आप उसमें प्लस और माइनस दोनों में आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले सकते हो, प्लस की तरफ भी ले सकते हो और माइनस की तरफ भी ले सकते हो। अगर 3D सरफेस है तो ओनली आपको कैसा लेना है, आउटवर्ड लेना है, ओनली आपको कौन सा लेना है, आउटवर्ड लेना है, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स के बारे में एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, या हम कह सकते हैं लिंक पासिंग, या लिंक परपेंडिकुलर टू सरफेस, या प्लेन ऑफ सरफेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस वो क्या होगा, हमारा फील्ड लाइंस, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जैसे कि ये कोई सरफेस है, हम एक सरफेस बना लेते हैं यहाँ पर, ये कोई एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है ये। अब ये फील्ड लाइंस आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, तो सारी फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे कि फील्ड लाइंस कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस प्लेन सरफेस के साथ जितनी क्या होगी फील्ड लाइंस क्या होगी, पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी फील्ड लाइंस पासिंग होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो जैसे कि हमने एक सरफेस रखी, एक प्लेन सरफेस रखी, अब इसके साथ कितनी फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, तो 1 2 3 और 4। तो हम कहेंगे कि इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था φE से। तो हम कहेंगे कि इसके साथ 1 2 3 और 4, यानी इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कितना हुआ, 4। कितना हुआ, 4। अब हमने क्या देखा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स, अब यहां पर लाइंस की क्राउडिंग को मैं बढ़ा दूंगा, लाइंस की क्राउडिंग को बढ़ा दूंगा, या हम कहेंगे डेंसिटी को बढ़ा देंगे। अगर लाइन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो लाइन की जो डेंसिटी है वो हमें किसके बारे में बताती है, कि जो लाइन की डेंसिटी है या लाइंस की जो क्राउडिंग है वो हमको इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। अगर यहां पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि यहां पर फील्ड कैसी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहां पर फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है या क्राउडिंग है वो कैसी है, कम है, कि फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी पावर है, वो कैसी है, वीक है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इस वाली सरफेस के साथ जो फील्ड लाइंस लिंक कर रही है वो कितनी कर रही है, 4 कर रही है, और वो सारी फील्ड लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसी है, सरफेस के साथ ये फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इसके साथ फ्लक्स कितना लिंक हुआ, 4 हुआ। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट सरफेस को हमने उतना ही रखा, सरफेस का जो एरिया था उसको हमने सेम उतना ही रखा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये सरफेस का सपोज एरिया कितना था, ए था, तो अभी भी सरफेस का एरिया कितना, ए ही रखा। अब हमने क्या कर दिया, फील्ड लाइंस की क्राउडिंग को बढ़ा दिया, यानी फील्ड लाइंस जो डेंसिटी है वो अभी फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर है, तो हमने क्या कर दिया, फील्ड लाइंस को पास कर दिया। कि जैसे कि ये एक फील्ड लाइंस जा रही है, ये एक फील्ड लाइंस, ये ठीक है, ये ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, फील्ड लाइंस को पास कर दिया। अब हमने फील्ड लाइंस को पास कर दिया, तो हमने देखा कि इस वाली सरफेस के साथ अभी इसका एरिया पहले जितना था उतना ही एरिया हमने रखा, और हमने क्या देखा कि इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5 6, कितनी टोटल फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक हुआ, 6 हुआ। यानी हमने यहां पर क्या देखा कि जो फ्लक्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, या हम कह सकते हैं क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने क्या किया, एरिया को और बढ़ा दिया। सपोज एरिया को हमने बढ़ा दिया तो ये जो ऊपर से जो फील्ड लाइन जा रही है वो इस सरफेस के साथ लिंक नहीं होती, पर जैसे हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया, ये वाली लाइन भी इससे पास होगी, तो हम देखेंगे कि जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह सकते हैं क्राउडिंग या डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया। जिस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, उसका एरिया अगर बड़ा होगा तो फ्लक्स कैसा होगा, उसके साथ ज्यादा लिंक होगा, ज्यादा उससे पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना हो जाता है, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने तो वो किसके बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, कि जितनी क्राउडिंग ज्यादा होगी फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, जितनी फील्ड लाइन पास होगी कम एरिया में ज्यादा फ्लक्स लिंक हो जाएगा। अगर एरिया कैसा बड़ा कर दिया हमने तो जो फील्ड लाइन इसके साथ लिंक नहीं हो रही थी वो भी कैसी हो रही है, अब इसके साथ लिंक हो रही है। यानी फ्लक्स की वैल्यू एरिया पे भी डिपेंड करती है, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी या क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब कुछ रिलेटेड इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि भाई फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है, कुछ फ्लक्स फाइंड करके हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम उसको कंटिन्यूस करेंगे। अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम बाकी इसके रिलेटेड जो भी फ्लक्स के रिलेटेड हमको पढ़ना है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। जैसा अपना लेसन चल रहा है 26 मानव तंत्रिका तंत्र, उसके अंतर्गत अपन आज 4th पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। अपना पार्ट नंबर 4 चल रहा है आज। प्रीवियस क्लास में अपन ने या लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था, मानव मस्तिष्क को स्टार्ट कर लिया था। मस्तिष्क के बारे में कुछ विशेषताएं लिख ली थी अपन ने कि मस्तिष्क क्या होता है, मानव का सबसे कोमल और महत्वपूर्ण भाग है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। ये 3 आवरण द्वारा घिरा रहता है, 3 झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है ना। ये कई सारे मानव कार्य जैसे ताप नियंत्रण, रुधिर परिसंचरण, बोलना, दौड़ना, सीखना, उठना, बैठना, कई सारे कार्यों को अपना नियंत्रण में करता है। ये सारी चीज़ें अपन ने थोड़ा बहुत नॉलेज के रूप में लिख लिया था। आज अपन जो बात करेंगे वो उन 3 आवरण के बारे में बात करेंगे। जो 3 आवरण थे, 3 आवरण या 3 झिल्लियों के बारे में ना, जिन झिल्लियों के बारे में अपन डिस्कस कर ली थी पहले कि झिल्लियों कौन कौन सी झिल्लियाँ थी, 3 आवरण कौन कौन से, अपन बात किसकी कर रहे हैं, मस्तिष्क की, है ना। मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, तो मस्तिष्क के अंदर मैंने लिखवाया था आपको कि 3 प्रकार की झिल्लियों द्वारा ये मस्तिष्क घिरा रहता है, और वो कौन कौन सी झिल्लियाँ होती है उसके बारे में अपन थोड़ा वर्णन लिख लेते हैं आज, ठीक है। तो कौन कौन सी झिल्लियाँ हैं, पहली है दृढ़तानिका। क्या है, दृढ़तानिका यानी ड्यूरामेटर। पहली झिल्ली दृढ़तानिका है, इसके बारे में अपन वर्णन लिख देते हैं। यह सबसे बाहरी झिल्ली होती है, यह सबसे बड़ी और मोटी होती है। यह सबसे बाहरी झिल्ली होती है, इसकी भित्ति मोटी होती है। क्या है, एक तो यह सबसे बाहरी है, इसकी भित्ति बड़ी और मोटी होती है। इसकी भित्ति फाइब्रस व कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। फाइब्रस व कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। दूसरी की बात करते हैं अपन, जाल तानिका। ये तो हो गई आपकी दृढ़तानिका यानी ड्यूरामेटर। दूसरी झिल्ली की बात करेंगे, दूसरी झिल्ली कौन सी है, जाल तानिका। ये कौन सी थी, दृढ़तानिका। ये आगे आपकी जाल तानिका, इसके बोलते हैं आर्किनॉइड्स। ये क्या होगी, मध्य स्तर की झिल्ली होगी आपके। यह मध्य स्तर की झिल्ली है। दूसरा, यह कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। इसका निर्माण कोलेजन व इलास्टिक तंतुओं का, इसका निर्माण कोलेजन में इलास्टिक तंतुओं द्वारा होता है, ठीक है। ये हो गया आपकी जाल तानिका यानी आर्किनॉइड्स। ये होगी दृढ़ तानिका। अब तीसरी झिल्ली अपन ले लेते हैं, कौन सी, मृदु तानिका। तीसरी कौन सी होगी, मृदु तानिका। नाम से ही पता चल रहा है ना, मृदु मतलब कोमल, मृदु तानिका। इसका बोलते हैं पायामीटर, ठीक है। यह पतली तथा कोमल आंतरिक झिल्ली होती है।
क्या लिखा, यह कोमल पतली तथा आंतरिक झिल्ली होती है, यह पारदर्शी होती है, यह पारदर्शी तथा मस्तिष्क से चिपकी हुई होती है। चिपकी हुई होती है। इसके आवरण में इसके आवरण में रुधिर केशिकाओं का जाल फैला रहता है, जिससे मस्तिष्क व मेरुरज्जु को पोषण तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हो गई, 3 जालियाँ हो गई, एक तो दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका, है ना, डायामीटर, आर्केनोइड और पायामीटर, ये 3 तरह की अपनी जालिकाएं होगी जो आपके मस्तिष्क को घेरे हुए है। सबसे अंदर वाली कोमल और मुलायम पतली होती है ताकि क्या है, अंदर की चोट उसको भारीपन ना दे। फिर बाहर की जो होती है वो बहुत कठोर होती है ताकि बाहर की चोट अंदर तक ना पहुँचे। तो इस प्रकार की 3 आवरण कह लो या 3 झिल्लियाँ कह लो, उनके द्वारा हमारा मस्तिष्क जो है पूरी तरह से अंदर सेफ बना हुआ है। फिर भी हमारे इस मस्तिष्क को हमें सुरक्षा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, हमें सुरक्षा देनी चाहिए क्योंकि यह इतना कोमल अंग होता है आंतरिक रूप से कि किसी भी तरह की चोट को ये झेल नहीं सकता। अगर चोट इसके ऊपर होती है तो कोई न कोई अंग ज़रूर प्रभावित होता है। इसीलिए कहते हैं ना, वियर अ हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइसिकल और अ मोटरसाइकिल। जब आप कोई भी वाहन चला रहे हो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के रूप में, या 2 व्हीलर तो मेनली 2 व्हीलर होता है, तो उसके अंदर आप हेलमेट ज़रूर वियर करें, उसको हेलमेट को ज़रूर पहनें, चाहे आप फ्रंट सीट पे बैठ के राइड कर रहे हो या बैक सीट पे बैठे हो, है ना। कई सारी सीटों के अंदर, है ना, कई मेट्रो सिटियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर राइड करने वाला और पीछे बैठने वाला दोनों, रियर सवारी हो या राइड वाला हो, है ना, ड्राइवर हो, कोई भी हो, जो दोनों अगर 2 व्हीलर पे बैठे हैं तो दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है ना। कई सिटियों में आप देखा, जैसे जयपुर का है ना, दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है, तो 2 सवारी अगर उसके ऊपर बैठी हुई है मोटरसाइकिल के ऊपर या बाइसिकल के अंदर या कोई भी 2 व्हीलर के अंदर, तो उसको दोनों को हेलमेट पहनना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन ये हमारे लिए सुरक्षा है, फिर भी हम कतई इस बात को स्वीकार नहीं करते, है ना। आज देख लेना, 70-80% लोग ऐसे होते हैं, 10-20% लोग पहनते हैं हेलमेट, बाकी 70-80% ऐसे होते हैं जो नॉर्मली बिना हेलमेट की गाड़ी लेके निकल जाते हैं। तो हेलमेट पहनना अनिवार्य इसलिए है कि ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसे कई तरह से हमें चोट से बचाना है। हमारा ये मॉरल ड्यूटी हमारे खुद के लिए, ना किसी और के लिए तो हम कर नहीं रहे, हमारे खुद के लिए मॉरल ड्यूटी है हमारे शरीर को बचाने के लिए, ताकि हम क्या है, हेलमेट पहनेंगे सिर की चोट से बच जाएंगे। क्योंकि कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर की चोट की वजह से व्यक्ति या तो पैरालाइज हो जाता है, कोमा में चला जाता है, या उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो हेलमेट अगर पहन ले तो हमारे बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है ना। मरने से अच्छा बचना है, तो बचने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए हमें कभी भी जब 2 व्हीलर चला रहे हो हमें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए कि ये हेलमेट सीधा हमारे मस्तिष्क के आवरण को सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो ये 3 झिल्लियाँ हैं जो आवरण हम के रूप में फैली हुई हैं हमारे मस्तिष्क के ऊपर, तो ये सुरक्षा तो दे ही रही है, लेकिन बाहरी रूप से हमें भी उस मस्तिष्क को सुरक्षा देने के लिए कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ न कुछ क्रियाकलाप हैं, उनको पूर्ण करने चाहिए, तो वो हमारी ड्यूटी बनती है ना। तो ये मृदु तानिका तक हो गया। अब एक मैं इसके अंदर एक गुहा की बात कर रहा हूँ, उस गुहा के बारे में लिखेंगे अपन थोड़ा बहुत,
क्योंकि उस गुहा के माध्यम से मस्तिष्क से पहुँचेंगे, क्योंकि गुहा जो है कैविटी वो काफ़ी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। उस कैविटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी लिख रखी हैं, क्योंकि नाम लिख लें आप, सब अरेक्नोइड गुहा, ये काफ़ी आपके मस्तिष्क के इम्पोर्टेंट रखती है। कहाँ होती है? दूसरी जो झिल्ली थी हमारी जाल तानिका, और तीसरी जो थी जाल तानिका व मृदुतानिका के बीच। की गुहा है। दूसरा क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड या प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, वो भरा रहता है। उस प्रमस्तिष्क मेरु द्रव या सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड की वजह से हमारे मस्तिष्क में थोड़ा गीलापन पाया जाता है। क्या होता है? तरल रूप में पाया जाता है, क्योंकि वो इतना फ्लूइडी नहीं होता है, इतना लिक्विड नहीं होता पानी की तरह, फ्लूइड जैसा होता है, थोड़ा लिक्विड जैसा, जेली जैसा होता है, मुलायम जैसा होता है। तो वो आपके मस्तिष्क को थोड़ी क्या कहता है, राहत पहुंचाता है, क्योंकि कठोरता एकदम दे देगा तो अंग काम नहीं कर पाएंगे। तो सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड जो होता है वो आपके बाहरी आघातों से रक्षा करता है ना। इस गुहा में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। ठीक है, इस गुहा में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा रहता है। यह एक क्षारीय द्रव है जो आपके मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है? बाहरी आघातों से सुरक्षा देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा 150 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा 150 मिलीलीटर होती है। और इस फ्लूइड के अंदर आपके प्रोटीन, ग्लूकोज, फॉस्फेट, है ना, कई सारे ऐसे कंटेंट पाए जाते हैं। सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, यूरिक अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज, प्रोटीन, कई सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट कार्य क्या हो गया? इसका एक और इम्पोर्टेंट कार्य वो मैं लिख लेता हूं आपको। यह मस्तिष्क व रुधिर के मध्य पोषक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है।
पोषक पदार्थ के लिए कौन से, जैसे O2 का जाना, मस्तिष्क को O2 मिलनी बहुत ज़रूरी है। हमारे मस्तिष्क को रेगुलर ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, डेड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। कई बार आप सुनते हैं है ना मेडिकल लाइन के अंदर, है ना डॉक्टरी भाषा में, कि ये ब्रेन डेड हो चुका है इसका। भले बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी तक चल रहा है, लेकिन ब्रेन में जाने के बाद काम नहीं कर पा रहा है, तो ब्रेन डेड हो गया है, यानी कि पूरी तरह से कोमा वाला एक कंडीशन बन गया है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट कई बार वापस अपनी लाइव स्टेज में नहीं आ पाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे उनको वेंटिलेटर से हटा के डेड बॉडी के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो हमारा ब्रेन रेगुलरली ऑक्सीजन से जुड़ा रहना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई उसको रेगुलरली मिलनी चाहिए। तो ये आपको उस माध्यम के लिए तैयार करता है कि पोषण और ऑक्सीजन की सप्लाई उसके अंदर बराबर होती रहे। तो ये आपके किसके कार्य हो गए, एक गुहा थी आपको बता दी मैंने, कौन सी गुहा थी, उसका नाम क्या था, सब अरेक्नोइड गुहा। उस गुहा के बारे में लिख लिया। अब अपन मस्तिष्क के ऊपर ही कंट्रोल करेंगे, अपना जितना भी वर्णन होगा आप मस्तिष्क के ऊपर ही आएगा। मस्तिष्क से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें अपन ने सीख ली, मस्तिष्क की बातें अपन ने बहुत सारी कर ली, लेकिन अब जो अपना टॉपिक मेनली रहेगा वो मस्तिष्क के इर्द गिर्द ही रहेगा, मस्तिष्क का ही रहेगा। मस्तिष्क के भागों का ही पढ़ेंगे अपन वर्णन, क्योंकि मस्तिष्क का वर्णन पढ़ना है, अपने मस्तिष्क को देखना है। तो मस्तिष्क को अपन देखेंगे, मस्तिष्क को पढ़ेंगे तो मस्तिष्क को 3 भागों में पढ़ेंगे अपन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी फिर अलग अलग भाग पढ़ेंगे अपन, प्रमस्तिष्क पढ़ेंगे, थैलेमस हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, है ना, ये अग्र मस्तिष्क के भाग पढ़ेंगे। फिर मध्य मस्तिष्क पढ़ेंगे, फिर अपन पश्च मस्तिष्क के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि के बारे में भी देखेंगे थोड़ा बहुत, तो कई सारे इसके कार्यों को भी देखेंगे और मस्तिष्क के बारे में वर्णन भी देखेंगे, उसका चित्र भी बनाएंगे, लेवल डायग्राम भी देखेंगे कि मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ है, पीयूष ग्रंथि कहाँ है, थैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है, प्रमस्तिष्क कहाँ है, मध्य मस्तिष्क कहाँ, अनुमस्तिष्क कहाँ है ना। तो ये सारे मस्तिष्कों का आपने वर्णन देखना है। तो जब भी अपनी अगली क्लास होती है, उस अगली क्लास में अपन मस्तिष्क पर सीधा ध्यान केंद्रित करेंगे और मस्तिष्क के बारे में ही वर्णन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप जानते हो हमने एक्सक्रीशन सिस्टम ह्यूमन का स्टार्ट किया था और उसमें नेफ्रॉन तक पहुंच गए थे हम, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, या एक्सक्रीशन भी कह सकते हो आप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या एक्सक्रीशन। और उसमें हमने 2 टाइप्स भी देख लिए थे, जैसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और मैंने आपको बताया भी था जैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है आपका, वो 80% होता है। 80% का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी मतलब किडनी वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एक्सक्रीशन वाया किडनी होता है, उनके अंदर, या ममेल्स वगैरह की बात करें अपन, तो उनके अंदर 80% कौन से होते हैं किडनी के अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने टाइप्स पढ़ा, इसका मतलब उनके अंदर साइज, शेप, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। उनके अंदर जितने भी मतलब अपन यूँ कह सकते हैं पार्ट्स है, जैसे बोमन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है, इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है, जितने भी उसके अंदर पार्ट्स है नेफ्रॉन्स के अंदर, वो सारे क्या है, वो सारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर भी है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर भी है। लेकिन डिफरेंस क्या था, ओनली पोजीशन का डिफरेंस था। और पोजीशन कौन सी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो किडनी होती है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। यूँ समझ लीजिए ये वाला पार्ट आपका कॉर्टेक्स कहलाता है, जो आउटसाइड होता है। आउटसाइड का मतलब यूँ नहीं है किडनी से बाहर, किडनी का जब सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। यूँ समझ लीजिए आप घर है, घर बाहर से देख रहे हैं तो आउटसाइड है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आते हैं 2 रूम है, वैसा सिस्टम यहाँ पे क्या, किडनी के अंदर जब हमने सेक्शन लिया, मतलब उसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखा, तो सेक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि उसका जो आउटसाइड पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनसाइड पार्ट होता है उसको मेड्यूला कहते हैं। ये तो हमने देख लिया था। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, उन 2 नेफ्रॉन्स को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू पोजीशन। और पोजीशन में क्या था कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं आपके, कॉर्टेक्स नेफ्रॉन नहीं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उसमें जो मेन पार्ट है, यानी बोमन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, आपका डीसीटी है और लूप ऑफ हेनली है, वो कंप्लीटली किस तरफ होते हैं, आपके कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ओनली लूप ऑफ हेनली जो होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा क्या होता है, आपके मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसकी लूप जो होती है वो थोड़ी सी किसके अंदर आती है, आपके मेडुला रीजन के अंदर आती है। लेकिन लूप जो होता है वो यूँ समझ लीजिए 100% में से 70 to 80% किसके अंदर होता है, कॉर्टेक्स के अंदर होता है। जबकि मेडुला में क्या होता है कि मेडुला रीजन जो है उसमें जक्स्टा मेडुलरी जब आपने पढ़ा तो उसके अंदर क्या था कि उसकी पोजीशन क्या थी, उसमें जो आपका बोमन्स कैप्सूल था, आपका पीसीटी था, आपका जो डीसीटी था, वो क्या होता है, एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, मतलब जस्ट लाइन के पास प्रेजेंट होता है आपके कॉर्टेक्स और मेडुला के। मतलब यूँ समझ लीजिए यहाँ पे आ जाएगा बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। इसके बाद हमने देखा था कि उसमें जो लूप ऑफ हेनली होता है, कॉर्टेक्स रीजन में क्या था,
आपके कॉर्टेक्स के अंदर ही प्रेजेंट था, लेकिन इसका जो लूप ऑफ हेनेली होता है वो लगभग कंप्लीटली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेडुलर रीजन के अंदर पड़ता है, जिसकी वजह से हमने इसके दो टाइप्स डिवाइड किए थे अकॉर्डिंग टू पोजीशन। ये ध्यान रखना आपको, ये दो टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन, उसके अंदर कोई चेंज होता नहीं है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि टाइप्स तो पढ़ लिए, उसमें से मैंने पार्ट्स भी आपको बताए थे, लेकिन स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वगैरह, ऐसा क्वेश्चन आता ही है हमेशा। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें कौन सा कॉर्टिकल है, कौन सा जक्सा मेडुलरी, ऐसा कोई मतलब डिनोट करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको सिर्फ 2 जोन बना देने हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला, और किसमें भी मतलब लूप ऑफ हेनेली इनसाइड जा रहा है आउटसाइड जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कौन सा बनाया आपने इससे कोई नहीं है, क्योंकि उसमें पार्ट सारे सेम है। तो आपको पार्ट्स बताने हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उसमें जक्स्ट्रा है कि कॉर्टिकल है, कौन सा बनाना है, ये कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बाकी सारे जितने भी मतलब उसके पार्ट्स है वो सारे क्या है, सेम है। तो जैसे हम उसके डायग्राम को शो करेंगे और उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, यानी वो हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे हमने देखा था किडनी के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, कि ये वाला जो रीजन है यानी अबोव रीजन है जो किडनी का, या आउटसाइड रीजन जो होता है जिसको हमने क्या कहा था, कॉर्टेक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स रीजन, और ये हो जाएगा आपका मेडुला रीजन, ये हो जाएगा आपका मेडुला रीजन, और ये हो गया आपका कॉर्टेक्स रीजन। अब देखते हैं इसमें जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसमें, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल, जिसको हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। तो ये कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, इसको कहा जाएगा बोमन्स कैप्सूल। इसके बाद यहाँ से जब अराइज हो, मतलब ये जो नेक वाला रीजन है वहाँ से जो कोइल्ड ट्यूब अराइज होती है उसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी। तो यहाँ से जो कोइल्ड ट्यूब अराइज होगी उसको क्या कहेंगे, पीसीटी, यानी इसको अलग कलर से ही शो कर देते हैं अपन। तो यहाँ से जो कोइल्ड ट्यूब अराइज होती है उसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी। इस कॉइल ट्यूब को क्या कहा जाता है, पीसीटी। और पीसीटी को मैंने आपके एब्रीविएशन में मतलब फुल फॉर्म भी आपको बताई थी। पीसीटी का मतलब क्या था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ये हो जाएगा आपका पीसीटी। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ऐसा क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे आज। इसके बाद जो इसका पार्ट्स आता है वो है लूप ऑफ हेनली। यहाँ से जो अराइज होगा वो क्या होगा, लूप ऑफ हेनली। और इसमें ध्यान रखना जो लूप ऑफ हेनली होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो नीचे की तरफ ब्लड को क्या करता है, ब्लड यानी जो फिल्टर होकर प्लाज्मा आता है आपका, यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है आपका, वो क्या होता है, अप टू डाउन फ्लो होता है। तो वो वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग, और यहाँ से जो अपर ले जाएगा डीसीटी की तरफ उसको कहेंगे असेंडिंग। तो जो आपका डिसेंडिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, नैरोअर होता है देन कंपेरिजन टू असेंडिंग पार्ट। तो असेंडिंग पार्ट आता आपका जो होता है वो क्या होता है, डिसेंडिंग के कंपेरिजन में थिकर होता है। तो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग पोर्शन। ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, तो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग पार्ट। इसके बाद यानी आपके असेंडिंग पार्ट यानी ये कंप्लीट रीजन जो है उसको हम क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनली। इसको क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनली। इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनली। और इससे आगे जो कोइल्ड पार्ट होता है, यानी यहाँ पे भी एक कोइल्ड पोर्शन था जो आपके बोमन्स कैप्सूल के बाद आता है जिसको हम कहते हैं पीसीटी। इसके बाद जो कोइल्ड पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम डीसीटी। उसको क्या कहते हैं, डीसीटी कहा जाता है। यानी हो जाएगा आपका कंप्लीट पोर्शन यहाँ पे असेंडिंग का। इसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, आपके डीसीटी। जो ये भी क्या होता है, कोइल्ड पार्ट होता है। ये पोर्शन कैसा होता है, ये भी कोल्ड होता है। और ये जाके कहाँ पे खुलता है, आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यानी ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, आपके कलेक्टिंग
डक्ट होगी। सिर्फ हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आगे की बात आगे करेंगे कि इसके अंदर फंक्शन कैसे होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन कैसे करता है और इसके अंदर नेफ्रिक फिल्टर रेट क्या है। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपके कि व्हाट इज नेफ्रिक फिल्टर रेट या व्हाट अबाउट नेफ्रिक फिल्टर, मतलब नेफ्रिक फिल्टर रेट को कहते हैं क्या है, मतलब है क्या वो चीज़, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो गया आपका पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनली। अब मैंने कहा था इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, तो आपका जो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब जो आपका फिल्ट्रेट है उसको नीचे की तरफ ले जाएगा, अप टू डाउन, यानी फ्रॉम पीसीटी टू डीसीटी की तरफ जो ले जा रहा है, मतलब डाउन की तरफ ले जाएगा, उस पोर्शन को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम। इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम, इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम। और जो डिसेंडिंग लिम से कंपैरिजन में क्या है, थिकर है, मतलब ये क्या होगा, थीन होगा, स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है, और जो थिकर है इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम। इसको कहा जाता है असेंडिंग लिम। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका असेंडिंग लिम सॉरी। तो ये जो दोनों पोर्शन है आपके, वो किसके, लूप ऑफ हेनली के, यानी लूप ऑफ हेनली जो उसके अंदर कौन कौन से पोर्शन होते हैं, तो एक होता है डिसेंडिंग लिम, दूसरा होता है असेंडिंग लिम। और इसके बाद ये जो आपकी असेंडिंग लिम है वो क्या करती है, ब्लड मतलब जो फिल्ट्रेट है, यानी प्लाज्मा जो है आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, उसको किसकी तरफ ले जाती है, अपर ले जाती है, उस वाले पोर्शन में, मतलब कोयल ट्यूब के अंदर ले जाती है। उस कोयल ट्यूब को हम क्या कहते हैं, डीसीटी। इसको क्या कहेंगे, डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, जो फर्दर जाके किसी से कनेक्ट होती है, वहां पे क्या होता है, ये पोर्शन कहलाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट, यानी जो आपका जो भी फिल्ट्रेट हुआ है, मतलब जो आपका लास्ट में बचता है, यानी यूरिया, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन के समय जो ममेल्स वगैरह जो एक्सक्रीट करते हैं, उसमें जो यूरिया होता है वो आपका किस में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। फिर वहां से वो आपके रीनल पेल्विस में जाएगा, फिर रीनल पेल्विस से आपके यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और फिर यूरेटर से थ्रू आप उसको क्या करते हो, एक्सक्रीट करते हो। तो ये हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये आपके हो गए पोर्शन, यानी बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली जिसके अंदर आता है डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम। अब इसके अंदर देखना है आपको ब्लड आता कहां से और किसके थ्रू आता है। तो ब्लड जिसके थ्रू आता है उस आर्टरी को कहते हैं हम अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या कहते हैं, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। तो ये यहां से अराइज होती है, और बाहर ब्लड को जो ले जाने वाली होती है उसको कहते हैं हम इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। तो देख लेते हैं एक बार उसको भी। तो यहां पे होगा आपका अफेरेंट आर्ट्रियोल्स, ये हो जाएगा आपका अफेरेंट आर्ट्रियोल्स, और ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, यानी उसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ ताकि स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये अफेरेंट आर्ट्रियोल। और ये ध्यान रखना अफेरेंट के कंपैरिजन में इफेरेंट जो होती है वो क्या होती है, थिनर होती है। और ऐसा क्यों है वो भी हम देखेंगे जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ये यहाँ से इनसाइड से जाती हुई आउटसाइड जब निकलती है तो ये ट्यूब क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। और दिख भी रहा है ये क्या है, इसके कंपैरिजन में वाइडर है, और ये क्या है, नैरोवर है। तो ऐसा क्यों है वो भी हम देखेंगे। यानी ये हो जाएगी आपकी अफेरेंट आर्ट्रियोल, ये हो जाएगी अफेरेंट आर्ट्रियोल, जो क्या करती है, ब्लड को लाने का काम करती है। और इसको कहेंगे हम इफेरेंट आर्ट्रियोल। इसको क्या कहेंगे, इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये हो जाएगी आपके इफेरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो आपकी अफेरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या करती है, ब्लड को लाने का काम करती है। किसके अंदर, आपके बॉमन्स कैप्सूल्स के अंदर। और इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, जो ब्लड आपका फिल्टर हो जाता है, यानी प्लाज्मा जैसे ही अंदर आ जाएगा, जिसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, तो जो प्लाज्मा सीधे ही अंदर आ जाएगा और जो बचा हुआ क्लीन ब्लड है वो क्या होता है, आपके इफेरेंट आर्ट्रियोल से वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। इसके अंदर जो होता है फाइन कैपिलरी बेड होता है। क्या होता है, फाइन कैपिलरी बेड, यानी जैसे ये आर्ट्रियोल अंदर आती है तो ये क्या हो जाती है, फाइन कैपिलरी इसके अंदर डिवाइड हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी कैपिलरीज होती है, और वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है। इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। ये हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलस। ये हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलस, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये क्या है, फाइन कैपिलरीज है।
सॉरी, और इसके अंदर कैपिलरीज कितनी होती है? तो इसके अंदर 50 कैपिलरीज होती है। कितनी होती है? 50 कैपिलरीज होती है। तो अब होता क्या है इस स्ट्रक्चर के अंदर, हो क्या रहा है? तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन के अंदर जो पार्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है आपके। इसके बाद हर पार्ट्स को हम क्या करेंगे? सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किस टाइप की सेल्स होती है और ये काम क्या करता है। तो जैसे हम वर्किंग की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग की यहाँ पे बात करें, तो आपका जो ये पोर्शन है यानी आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। यानी ये जो आपका अफेरेंट आर्टरियोल है, ये क्या करेगा? ब्लड को बॉडी से बोमन्स कैप्सूल के अंदर लाने का काम करेगा। मतलब नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को लाने का काम कौन करता है? अफेरेंट आर्टरियोल करता है। और ये क्या होता है? ये वाइडर होता है। शेप में कैसा होता है? वाइडर होता है। यानी वाइडर होगा तो आपको पता है कोई भी चीज अगर वाइडर है तो वो चीज क्या होगी? मतलब जो भी कलेक्ट करेगी वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से अंदर आएगा, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होगी तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी से अंदर एंटर करेगा। लेकिन निकलते समय आप देख रहे हो वहां पे क्या है कि वहां पे जो ट्यूब है वो नैरो हो जाती है। मतलब वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से सब्सटेंस तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, लेकिन निकलने के लिए उसके पास गैप क्या है? बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे क्या होती है? 50 टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है। यानी इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये कितने ग्लोमेरुलस के अंदर होता क्या? जिसके अंदर 50 कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। आपने आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में सुना ही होगा। और जो आपका एफेरेंट आर्टरियोल, जैसे ही ब्लड फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर होने के बाद जो भी बचा वो कंटेंट कहाँ पे आ जाएगा? आपके बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो सब्सटेंस आता है यानी जो कलेक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसको क्या कहते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट इसको कहा जाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। वाई नेफ्रिक फिल्ट्रेट? इसको यूरिया क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि हम तो एक्सक्रीट यूरिया करते हैं और हमेशा सुना भी है कि यूरिया निकलता है और उसके साथ वाटर भी होता है, लेकिन हमने इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्यों कहा? क्योंकि जैसे ही आपका ब्लड फिल्टर होता है तो फिल्टर होने के बाद जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे जो कलेक्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। बाकी सारी रिमेनिंग चीजें जो होती है वो बॉडी के अंदर वापस चली जाती है। मतलब ब्लड तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? फिल्टर हो गया। लेकिन इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बॉडी उसको भी एक्सक्रीट कर देगी। जैसे इसके अंदर ग्लूकोज भी आ गया, अमाइनो एसिड्स भी आ गया और बहुत सारे आयंस भी आ गए जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं और इनको अगर हमने एक्सक्रीट कर दिया तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, मतलब आपको डिजीज हो सकती है। तो इनको वापस क्या करना पड़ता है? रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। इस प्रोसेस को भी देखेंगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता क्या, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो आपकी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, आपके बहुत सारे आयन हो गए, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है। ये आयन क्या आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके बाद वाटर भी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ही वाटर निकल गया तो आपको डिजीज भी होती है। उन डिजीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा किसी के अंदर होता है तो उस डिजीज को हम कहते हैं क्या है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कलेक्शन होगा और ये किसके अंदर हो रहा है? बोमन्स कैप्सूल के अंदर। और ये वाला उसका नेक रीजन है। वहां से स्टार्ट होकर फिर आता है आपका पीसीटी, जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। यानी ऐसे कंपोनेंट जो आपकी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से क्या होगा? वो वापस उसको रीएब्जॉर्ब करेगा। इस पार्ट्स को भी हम सेपरेटली देखेंगे, बोमन्स कैप्सूल को भी सेपरेटली देखेंगे कि ये फिल्टर करता है कैसे। मैंने अभी तक ये नहीं बताया, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये फिल्टर कैसे करता है, वो डिस्कस करनी बाकी है। तो आपका जो पीसीटी होगा वो क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब करता है और इसके अंदर मैक्सिमम यानी 100% ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और आपके 70 to 80% के बीच में आपके आयंस क्या होते हैं? वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा। यहाँ पे भी क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। जैसे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, इसके बाद आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और आपका जो असेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर आयंस का होता है और वाटर का नहीं होता। फिर डीसीटी में वापस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। इनके बारे में हम देखेंगे। तो ये आपको पोर्शन याद रखने, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर आता क्या है? तो आपको अफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके बाद हो जाता है आपका बोमन्स कैप्सूल, यानी बोमन्स कैप्सूल के बाद आपका आ जाएगा पीसीटी, जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद आएगा लूप ऑफ हेनली, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा होता है असेंडिंग। इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग क्यों कहा गया? तो ये से ही पता चल जाता है अपन को कि जैसे ही नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया वो पीसीटी से होता है वो क्या जाएगा? डाउनवर्ड की तरफ जाता है, यानी नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो इस वाले लिम्ब को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। और दिख भी रहा है दोनों कंपेरिजन में क्या है, तो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो थिनर होती है एज कंपेरिजन टू असेंडिंग लिम्ब। और जैसे ही ब्लड फ्लो होता है वो क्या आएगा? आपके असेंडिंग लिम्ब में आएगा। तो ये ऊपर की तरफ फ्लो होता है, इसलिए इसको हम
क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका डीसीटी, जिसको कहते हैं हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, और फिर ये जाके कलेक्ट होती है आपके कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर बाद में ये आगे का फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ेगा। इस प्रोसेस को हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ऐसा ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं होगा। और नेक्स्ट जो आपका बचता है, यानी जैसे बॉमन्स कैप्सूल है तो वो फिल्ट्रेट कैसे करता है, पीसीटी का काम क्या है, डीसीटी का काम क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।